स्टार्ट करें वापस। नोट्स लिखना शुरू करें आप। एक वो अभी आके कौन पूछ के गए थे, क्या नाम था, अभी पूछ के गए थे कि कुछ और अलग तरीके से बताओ, वो नहीं आया क्या वापस? नाम तो मैं नहीं जानता भाई। हाँ, कौन है? नहीं अभी तो है नहीं शायद। क्या नाम क्या था? नाम नहीं पता। चलो देखो भाई, साइंस हो सकता है नया सब्जेक्ट हो आपके लिए। ये तभी समझ पाओगे जब आप कुछ पूछोगे, जब इंटरेक्टिव बनेगा तो ही आप समझ पाओगे, तो ही होगा। उन्होंने आके मेरे से रिक्वेस्ट की कि मैं इसको पीपीटी की तरीके से कुछ नए तरीके से समझाऊं। नया तरीका, वैसे तो विस्तार में तो बहुत ज़्यादा विस्तार इसको दिया जा सकता है, लेकिन विस्तार आपको और परेशान करेगा। अप्रोच यही होनी चाहिए कि जो आपके एग्जाम में आने वाली जो चीज़ें अपन वही डिस्कस करें, है ना। आरएस में अपन 10 से 12 तरह के सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हर सब्जेक्ट में मास्टरी पॉसिबल नहीं है। हर सब्जेक्ट में अपन मास्टरी करेंगे ना तो एक सब्जेक्ट भी नहीं कर पाएंगे अपन ढंग से। तो यहाँ पर जो डिमांड है सब्जेक्ट और आरएस के सिलेबस की, वो ये है कि जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है उस पर अपन 50 से 100 शब्द जान पाएं। जो भी जो सिलेबस में लिखा हुआ है उस पर 50 से 100 शब्द अपन को पता हो, क्योंकि ज़्यादा से बड़ा क्वेश्चन कितना 100 शब्दों का आएगा, वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। और क्वेश्चन कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में अपन डिस्कस ढंग से कर लें अपन, ये जरूरी है इसमें, बस इतना जरूरी खास। डायग्राम की जहां तक बात है, अपन हर जहां पर भी डायग्राम की जरूरत होगी अपन डायग्राम बना के अपन उसको समझने का प्रयास करेंगे। डायग्राम की कोई समस्या है रहेगी नहीं। लेकिन पीपीटी, एनिमेशन, ये सारी चीजें मतलब जो प्रॉपर सब्जेक्ट से भटकाती है, पढ़ाती नहीं है। ये सारी चीजें थोड़ी हेल्प कर सकती है, लेकिन मेन जो पढ़ाने का जो माध्यम है वो कभी नहीं हो सकता। ये मेन पढ़ाने का माध्यम है कभी भी नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, हेल्प के लिए थोड़ी सी ये चीजें जरूर आपको मदद कर सकती है, लेकिन मुख्य माध्यम ये नहीं हो सकता है, इसलिए वो अपन अपेक्षा नहीं कर सकते। फिर एक उनका क्वेश्चन था कि थ्योरेटिकल है, कुछ इमेज नहीं बन रही है, तो प्रैक्टिकल का तो इसमें कोई एस्पेक्ट है ही नहीं। इसमें प्रैक्टिकल अपन सोच ही नहीं सकते। इसमें हर चीज के बारे में अपन मतलब इस तरह से अपन वो डिस्कस अपन इसमें नहीं कर सकेंगे, पॉसिबल नहीं होगा। इमेज नहीं बन रही है तो इसके लिए थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा। आपको बिल्कुल अटेंटिव रह के क्लास में सुनना है। जहां समझ में नहीं आता है, भले एक बार 10 बार जितने भी आप क्वेश्चन पूछना चाहे जरूर पूछो। आप जो भी आपके काम का होगा, जितनी भी डिटेल आपके लिए जरूरी है वो डिटेल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन जब आप पूछोगे तो मुझे पता चलेगा कि ये टॉपिक, ये पॉइंट इनको समझ में नहीं आया है, या मैंने इस तरह से समझाया है इसलिए समझ में नहीं आया। मैं इसको और किस अलग तरीके से समझा सकता हूं, जब आप पूछोगे तभी मैं कर पाऊंगा। आप सोचो कि पहली बार मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें सारे तरीके मैं पहली बार में आजमा लूं, ये तो कैसे पॉसिबल है। आप पूछोगे कि ये टॉपिक मेरे समझ में नहीं आया, ये पॉइंट समझ में नहीं आया, तो फिर मैं सोचूंगा कि और किस तरह से समझाया जा सकता है। ठीक है। कुल मिलाकर प्रयास आपको करने ही पड़ेंगे। पैसिव लर्निंग से साइंस समझ में नहीं आएगी, किसी के भी समझ में नहीं आएगी। एक्टिव लर्निंग जरूरी है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा, आपको अटेंटिवली सुनना पड़ेगा। जहां आपको लगे परेशान हो रहे हो वहां पर आप रोक सकते हो। जहां आपको लगे 5 मिनट की ब्रेक की जरूरत है आप कह सकते हो। ठीक है। दिमाग को फ्रेश रख के आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं इसका। बहुत लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है, अपन इस तरह से पढ़ेंगे तो भी मुझे लगता है शायद इसमें बायोलॉजी में 50 से 60 घंटे की जरूरत पड़ जाएगी हमें। तो फिर ऐसे में तो फिर पॉसिबल कैसे होगा? ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब केवल हमें बायोलॉजी पढ़नी हो, पूरे साल भर पढ़नी हो, वरना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अभी अपन ने जो ब्रेक से पहले जो टॉपिक अपन ने समझे हैं, अपन उनको लिखने, नोट्स लिखने के लिए अपन अभी कोशिश करेंगे, ताकि साथ साथ में आपके नोट्स भी हो जाए। इसके बीच में भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ वापस अगर पूछना होता है तो आप पूछ सकते हैं, अपन वापस से समझेंगे। हेडिंग लगा लें आप, कोशिका, पहला पॉइंट है आपका, लिखें आप कोशिका।
कोशिका जीव के शरीर की संरचनात्मक और जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जीव के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अर्थात जीव की संरचना के निर्माण में एक कोशिका इकाई के रूप में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है एक इकाई के रूप में उसी प्रकार महत्वपूर्ण है जैसे एक मकान के निर्माण में या एक मकान की संरचना में एक ईंट महत्वपूर्ण है। एक मकान की संरचना में एक ईंट महत्वपूर्ण है। रॉबर्ट हुक ने चार लाइन छोड़ के फिर लिखना स्टार्ट करो। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, यहां लिखा सामने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले बोतल के कॉर्क में अनेक कोष्ठ जैसी संरचनाएं देखी। कोष्ठ ब्लॉक्स जैसी संरचनाएं देखी। इनको रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा। यहां लिखा है सेलुली कहा। रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा। इनको रॉबर्ट हुक ने सेलुली कहा। ये वास्तव में मृत पादप कोशिकाएं थी। ये वास्तव में मृत पादप कोशिकाएं थी। ये वास्तव में मृत पादप कोशिकाएं थी। नेक्स्ट लाइन में प्रकाश अकेला बैठा है यार। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम एंटोनी वॉन
क्विक ने सर्वप्रथम एक जीवित कोशिका के रूप में बैक्टीरिया को देखा। जिसे ल्यूवेनहॉक ने एनिमल क्यूल कहा। तो इस पहली स्लाइड से अपन ने 3 बातें अपन ने पढ़ी है। पहली ये कि सेल क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। संरचनात्मक का मतलब एक जो बॉडी की जो संरचना है वो उसी तरह से बनी हुई है जिस तरह से एक मकान बना हुआ है, एक दीवार बनी हुई है। जिस तरह से दीवार में छोटी छोटी सी ईंटें मिलकर एक पूरा दीवार बना देती है, उसी तरह से छोटी छोटी सब सारी कोशिकाएं मिलकर एक विशेष रूप में व्यवस्थित होकर हमारा पूरा शरीर बनाती है। इसलिए इसको संरचना की इकाई कहते हैं, यानी संरचनात्मक इकाई कहते हैं। ठीक है। जिस तरह से हमारे सारे फंक्शन हैं वो एक सेल भी वही सारे फंक्शन करती है। जैसे हम पाचन करते हैं, हम शोषण करते हैं, हम प्रजनन करते हैं, हम उत्सर्जन करते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन जो है एक कोशिका भी करती है। ठीक है। यानी एक छोटे स्तर पर कोशिका ये सारे फंक्शन करती है और मिलकर वो हमारे फंक्शन कहलाते हैं। यानी छोटे स्तर पर सारे फंक्शन जो हम करते हैं वो सारी कोशिका भी करती है। इसलिए इसको अपन क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। यानी कोशिका कैसी इकाई हो गई, संरचना की भी इकाई है हमारी और हमारी क्रिया की भी इकाई है। यानी हमारे जो काम है उनकी भी इकाई है। यानी इकाई का मतलब क्या है, इकाई किसे कहते हैं अपन? इकाई का मतलब है कि एक यूनिट है, ऐसी बहुत सारी यूनिट मिल जाएगी तो पूरा काम हो जाएगा, यानी पूरी संरचना बन जाएगी, है ना। इकाई का मतलब एक छोटा भाग, है ना। ऐसी बहुत सारी इकाइयां अगर आपस में मिलेगी तो पूरी संरचना बन जाएगी। ऐसी बहुत सारी इकाइयां अगर आपस में आकर मिलेगी तो हमारा पूरा कार्य हो जाएगा, है ना। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कुल मिलाकर जो सेल है वो हमारी बॉडी का बेस है, ये बताने की यहाँ पर कोशिश की गई है। ठीक है। फिर अपन यहाँ पर 2 फैक्ट पढ़ रहे हैं। पहला फैक्ट ये है कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। किस में देखा था? एक कॉर्क में देखा था। लकड़ी का एक बोतल पे कॉर्क लगाने का आता है, स्टॉपर, है ना। उस कॉर्क की स्लाइड बना के उन्होंने देखा था, जिसको उन्होंने सेलुलोज कहा था। दूसरा, फिर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुइक, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। किसको देखा इन्होंने पहले? सबसे पहले बैक्टीरिया। ये जीवित कोशिका थी, जिसको इन्होंने एनिमल क्यूल कहा था। ठीक है। ये अपने स्लाइड में लिखा। नेक्स्ट लिखो आप इसमें। सन, इसका सन, यार इसको हिस्ट्री मत बनाओ, रहने दो। इसको हिस्ट्री मत बनाओ, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। जिसकी जरूरत होगी मैं लिख लूंगा आपको। ये 1685 के आसपास रॉबर्ट हुक ने देखा था, है ना। सब जरूरत नहीं है इसकी, इसको हिस्ट्री मत, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, सरल चलने दो इसको। सरल नहीं पूछे जाते, कहीं नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, आसानी से चलने दो। बहुत सारे सन अगर अपन याद करेंगे तो फिर तो परेशानी आ जाएगी इसमें। जिसकी जरूरत होगी वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। फिर लिखो कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडन और स्वान ने। तो ये लिखो, स्लाइडन और स्वान ने। सन लिखना चाहो तो 1838 और 1839, पर कोई जरूरत नहीं है, आप तो छोड़ ही दो, रहने दो आप, कोई जरूरत नहीं है इसकी। कहीं नहीं पूछा जाएगा, कोई नहीं पूछेगा आपसे, और न भी याद रहेंगे आपको दोनों बातें। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बिंदु, निम्न है। कोशिका का महत्व बताने के लिए स्लाइडन और स्वान ने सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो पहला पॉइंट इसमें है कि शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। बात वही है,
बात वही है जो अभी तक अपन ने पढ़ी है। कोशिका की संरचनात्मक इकाई कोशिका, शरीर की संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। दूसरा इन्होंने बताया कि एक कोशिका जो है वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिका, यानी पहले कोई कोशिका है उसी से नई कोशिका बनेगी, कहीं से यूं प्रकट नहीं हो जाएगी तथास्तु और प्रकट, ऐसा कहीं नहीं होगा, है ना। एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनेगी, यानी एक कोशिका से ही दूसरी कोशिका बनती है, एक कोशिका से ही नई कोशिका का जन्म होता है, अनायास कोई भी प्रकट नहीं होती कोशिका। तो दूसरा लिखो, एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका, एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। एक कोशिका अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से ही बनती है। तीसरा पॉइंट लिखो, शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं, जो शब्द समझ में नहीं आते हैं आप सब पूछ सकते हो, हर एक शब्द पे आप रोक सकते हो, हर एक शब्द आप पूछ सकते हो, इसमें कहीं कोई डाउट होना आपको चाहिए ही नहीं। अभी पूछोगे तो सब समझ में आने लग जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तो ये बिल्कुल सिंपल यूनिट है सेल। इसके बाद में अपन सिस्टम पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है, तो उसमें तो और भी शब्द आएंगे खूब सारे। तो अभी शब्दों से दोस्ती करोगे तो बाद में थोड़ी आसानी रहेगी, नहीं तो फिर समस्या और बर्डन बढ़ती चली जाएगी। ऐसा नहीं करना है, जो भी सब समझ में नहीं आता आप पूछो, टाइम लग जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन आप पूछो। तो शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं का आधार एक कोशिका होती है। शरीर की सभी उपापचयी क्रियाओं का आधार एक कोशिका होती है। अब यहां शब्द आता है उपापचयी, है ना। उपापचयी जो है, जिसको इंग्लिश में अपन मेटाबॉलिज्म कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। उपापचयी जो वर्ड है, इसको अगर अपन संधि विच्छेद करें तो उपचय प्लस अपचय मिलकर उ और अ जो है, यानी ये शब्द वास्तव में दो शब्दों से मिलकर बना है, उपचय और अपचय। उपचय जो है वो है एनाबोलिज्म, इंग्लिश में भले आप मत लिखना, कोई जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों ने भी कहा था इसलिए मैं लिख रहा हूं। और अपचय का मतलब है कैटाबोलिज्म। उपचय का मतलब तो है निर्माण करना और अपचय का मतलब है विनाश करना। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीजें हमारे शरीर में बनती है, नए नए प्रकार के प्रोटीन बनते हैं, बनना जो है वह है उपचय। और कई प्रकार के प्रोटीन टूटते भी हैं, कई प्रकार के जो जटिल जो अणु हैं वो टूटते भी हैं, टूटना जो है वो है अपचय। और दोनों को मिलाकर अपन उपापचय कहेंगे, यानी बनना और टूटना दोनों प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती है, नई जो सारी अभिक्रियाएं जो है वो सारी अभिक्रियाओं को अपन उपापचय अभिक्रिया या उपापचय क्रिया कहते हैं। ठीक है, पूछना आपको पड़ेगा, बिना पूछे तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता नहीं है, इसलिए पूछो जरूर। तो शरीर की सभी उपापचय क्रियाओं का आधार कोशिका होती है। ये तीनों पॉइंट किस में लिखेंगे अपन ने, कोशिका सिद्धांत में लिखे हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्वानोस्टैड ने दिया था। ठीक है, फिर अगला लिखो, ये मैं जीतरो सिद्धांत नहीं लिखा रहा हूं, जरूरत नहीं इसकी। अगला लिखो, कोशिका का आकार। कोशिका का आकार, कोशिका का आकार, अगला हेडिंग लगा लो, इसमें लिखो भिन्न भिन्न कोशिकाओं का, भिन्न भिन्न कोशिकाओं का आकार भी विभिन्न होता है, का आकार भी भिन्न होता है। सबसे छोटी पहचानी गई कोशिका, सबसे छोटी पहचानी गई कोशिका
माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक जीव का नाम है ना। सबसे छोटी पहचानी गई कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। 0.3 माइक्रोमीटर की होती है। माइक्रो का मतलब क्या है? 0.3 का मतलब है 10 की घात -6 मीटर। 1 माइक्रोमीटर का है 10 की घात -6 मीटर। पॉइंट 3 माइक्रोमीटर की होती है। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग एंड ऑस्ट्रिच का अंडा कुछ सेंटीमीटर व्यास का होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा कुछ सेंटीमीटर व्यास का होता है। एक बैक्टीरिया की कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर। एक बैक्टीरिया की कोशिका 3 से 5 माइक्रोमीटर आकार की होती है। एक बैक्टीरिया की कोशिका का आकार कितना है? 3 से 5 माइक्रोमीटर। जबकि हमारे रक्त की लाल रक्त कोशिका, जबकि हमारे रक्त की आरबीसी 7 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। 7 माइक्रोमीटर व्यास की होती है। हमारी तंत्रिका कोशिका हमारी तंत्रिका कोशिका 1 मीटर से भी अधिक लंबाई की हो सकती है। 1 मीटर से भी अधिक लंबाई की हो सकती है। ये सब एग्जाम्पल देकर अपन ने समझाने का प्रयास किया है कि कोशिका का आकार कोई एक निश्चित आकार नहीं है। कोशिका का आकार बहुत छोटी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है। बहुत छोटी भी हो सकती है, 1 मीटर से ज्यादा लंबी भी हो सकती है ना। अलग अलग आकार की कोशिकाएं होती है। अपन ने डायमेंशन बताया है, अपन ने बताया है कि छोटी से छोटी लिमिट क्या हो सकती है और बड़ी से बड़ी लिमिट एक कोशिका के आकार की क्या हो सकती है, ये अपन ने दिखाया है। आगे लिखो कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। इसमें लिखो कोशिका के केंद्रक, कोशिका के केंद्रक कोशिका के केंद्रक की परिपक्वता के आधार पर कोशिका के केंद्रक की परिपक्वता के आधार पर कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती है। कोशिकाएं 2 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन से 2 प्रकार? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, है ना। 2 प्रकार की हो सकती है। प्रोकैरियोटिक और सेकंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक।
कोशिका। आप चाहो तो टेबल बना लो, प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरी तरफ लिख लो यूकैरियोटिक कोशिका। टेबल बना लो। ये कोशिका का वर्गीकरण करने का आधार क्या है अपना? किस आधार पर अपने दो प्रकार बनाए? केंद्रक के आधार पर। केंद्रक का परिपक्वता कितनी है उसके आधार पर अपने दो प्रकार बनाए। तो आधार भी आपको पता होना चाहिए वर्गीकरण का। यहां वर्गीकरण का आधार क्या है? केंद्र की परिपक्वता। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? मैंने यहां पर लिखा जैसे प्रोकैरियोटिक वर्ड किससे बना है? दो शब्दों से, प्रो और कैरियन से। प्रो का मतलब क्या है? प्राइमिटिव या पुराना या आदिम, यानी जिसका केंद्रक बहुत आदिम प्रकार का है वो प्रोकैरियोटिक है। इसके नीचे प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब आदिम और कैरियन का मतलब केंद्रक। और यूकैरियोटिक में क्या लिखेंगे? यू का मतलब है डेवलप, यू का मतलब है अच्छा, यू का मतलब है विकसित, और कैरियन का मतलब वही केंद्रक जिसका विकसित केंद्रक है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। जिसका विकसित केंद्रक है वो यूकैरियोटिक कोशिका है। दोनों में अंतर क्या क्या है? ये कुछ अंतर अपन ने लिखे हैं। पहला अंतर लिखो आप इसमें, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक कैसा होगा? हाँ, बिल्कुल आदिम प्रकार का अविकसित केंद्रक होता है। आदिम प्रकार का अविकसित केंद्रक होता है। जबकि यूकैरियोटिक में एक सुविभेदित विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। सुविभेदित विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। इसमें क्या लिखेंगे अपन? सुविभेदित का मतलब जिसको आराम से पहचान सके। सुविभेदित और विकसित प्रकार का केंद्रक है। विभेदित का मतलब क्या हो गया? बाकी सब अंगों से अपन केंद्र को अलग पहचान सके। सुविभेदित और विकसित प्रकार का केंद्रक होता है। सेकंड लिखो, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली का मतलब डबल मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांगों, ब्रैकेट में लिख लो। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? 3 कोशिकांग अपने लिखे हैं, ब्रैकेट में लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में लिखो दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। कौन कौन से? दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक उपस्थित होते हैं। तीसरा अंतर है राइबोसोम का। राइबोसोम के बारे में अपन पढ़ेंगे आगे। अभी आपको लिखना है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में कुछ अपनी भूमिका निभाते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में
राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या लिखेंगे? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण। अच्छा, गुणसूत्र वाला लिख लो। चलो चौथा गुणसूत्र वाला लिख लो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र सीधे कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र सीधे कोशिका द्रव्य में ही होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गुणसूत्र केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं। केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं। केंद्रक झिल्ली से घिरे होते हैं। अब एग्जाम्पल लिखो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जाम्पल क्या है? माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। 3 एग्जाम्पल लिख रहे हैं इसमें अपन। माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल। और यूकैरियोटिक में सभी विकसित प्रकार के पादप और जंतु कोशिकाएं। सभी विकसित प्रकार की पादप और जंतु कोशिकाएं। सभी विकसित प्रकार की पादप और जंतु कोशिकाएं। जैसे देखो अपन एक डायग्राम बना दें अपन इसका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का और एक यूकैरियोटिक कोशिका का। देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जैसे एक बैक्टीरिया के डायग्राम बनाऊं मैं। ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बैक्टीरिया ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसके बाहर की ओर सेल वॉल है। ये बाहर की ओर सेल वॉल है बैक्टीरिया में। ठीक है। इसके भीतर की ओर इसके भीतर की ओर ये कोशिका द्रव्य है। इसमें इस कोशिका द्रव्य के भीतर जो गुणसूत्र की अपन बात करते हैं, ये गुणसूत्र इसके अंदर सीधे इसी के अंदर है। गुणसूत्र सीधे इसके अंदर ये गुणसूत्र पड़े हैं। इसमें अलग से केंद्रक हमें नजर नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये गुणसूत्र इसमें सीधे पड़े हैं। गुणसूत्र का मतलब आनुवंशिक पदार्थ। गुणसूत्र क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लक्षणों को लेके जाते हैं, है ना। ये आनुवंशिक पदार्थ जो है वो इसमें सीधा बिल्कुल नंगा पड़ा है इसमें, यानी कोशिका द्रव्य के अंदर ही पड़ा है। ठीक है। इसमें केंद्रक जैसी कोई स्ट्रक्चर हमें नजर ही नहीं आ रही है। केंद्रक जैसी कोई स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रही। हम केंद्रक उसको कह रहे हैं जो जेनेटिक मटेरियल, जो आनुवंशिक पदार्थ हमें दिखाई देता है ना, आनुवंशिक पदार्थ दिखाई देता है, उसको अपन ने केंद्रक कह दिया है।
वैसे वास्तव में इसमें केंद्रक अलग से नजर नहीं आता, हमें कहीं पर भी अलग से नजर केंद्रक नहीं आ रहा है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का आधार क्या है? केंद्रक ही तो है। केंद्रक कैसा है उसके आधार पर अपन कह रहे हैं। इसमें केंद्रक कैसा है? इसमें अविभेदित केंद्रक है, जिसको हम विभेद नहीं कर सकते हैं कि कौन सा केंद्रक है इसमें। अपन ने केंद्रक किसको कह रहे हैं? जिसमें जेनेटिक मटेरियल पड़ा है उसी को केंद्रक कह रहे हैं। ये किसमें पड़ा? सीधा सीधा साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य के अंदर ही पड़ा है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका में जैसे ये कोशिका है, एक मिनट, जैसे ये कोई एक यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक दोहरी झिल्ली वाला एक केंद्रक होता है। ये दोहरी झिल्ली वाला अलग केंद्रक होता है, और इस दोहरी झिल्ली के केंद्रक के भीतर की ओर गुणसूत्र इसके अंदर इस तरह से पड़े होते हैं। इसमें केंद्रक हमें साफ साफ नजर आएगा, इसमें केंद्रक साफ साफ नजर आएगा। और आनुवंशिक पदार्थ गुणसूत्र कहां पर पड़े हैं? इसमें केंद्र के भीतर पड़े हैं, केंद्रक झिल्ली से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी ये जो केंद्र कैसा है? विकसित प्रकार का केंद्र है, जबकि ये केंद्र कैसा है? बहुत आदिम प्रकार का, बहुत पुराने प्रकार का केंद्र है। इसमें केंद्र बन ही नहीं पा रहा अभी तक, तो केंद्र कभी विकसित हो ही नहीं पा रहा है। ये है प्रोकैरियोटिक और ये है यूकैरियोटिक। समझ आ रहा होगा, है ना? आधार इसमें केंद्र की है, लेकिन इसके अलावा कुछ और अंतर अपने लिखे हैं इसमें। ठीक है, पहला बड़ा अंतर क्या है कि दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग इसमें नहीं होते हैं, जबकि इसमें दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। इसमें देखेंगे अपन तो इसमें यहां पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नजर आएगा, ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में नजर आएगा। यहां पर हमें माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हो सकता है अगर पादप कोशिका तो इसमें लवक भी नजर आएंगे, ऐसे लवक हमें नजर आएंगे दोहरी झिल्ली वाले। क्लोरोप्लास्ट सुना है ना आपने? क्लोरोप्लास्ट पर्णहरित सुना है आपने, जो प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण में जिसकी भूमिका है, ये पर्णहरित जो है ये भी डबल मेम्ब्रेन का होता है, ये भी हमें नजर आ सकता है। ठीक है ना? जबकि जो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें इस प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं होंगे, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना ही लवक होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में दोहरी झिल्ली वाले कोई भी कोशिकांग नहीं होते हैं। ठीक है, ये कुछ खास अंतर है। बाकी राइबोसोम इसमें भी है, राइबोसोम इसमें भी है। अंतर क्या है? राइबोसोम के प्रकार का अंतर है। इसमें राइबोसोम कैसे होंगे? इसमें 70S प्रकार के होंगे। इसमें राइबोसोम कैसे होंगे? 80S प्रकार के राइबोसोम होंगे। अब ये S क्या है? जब राइबोसोम पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ेंगे S का क्या मतलब है। अपने 70S और 80S लिखे है ना, तो 70 और 80S का क्या मतलब, उसके साथ अपन पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये कुछ अंतर अपन ने इसमें पढ़े। आप चाहो तो बड़ी डायग्राम बना सकते हो ताकि और क्लैरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर लिखो, में अंतर लिखो। 2 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर का भी हो सकता है। 5 नंबर का है तो आराम से डायग्राम तक भी बनाओ, और 2 नंबर का है तो आराम से 3 या 4 अंतर लिखो, बस काफी हो गया। आगे बढ़े। हो गया? गर्ल्स पीछे से आप हो गया। पहला लिखो इसमें कोशिका झिल्ली, कोशिका संरचना। कोशिका संरचना में पहला पॉइंट है कोशिका झिल्ली। कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल।
अब अपन कोशिका की संरचना पढ़ रहे हैं कि कोशिका कैसी होती है, कोशिका में क्या क्या होता है, वो अपन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिका की संरचना में अपन बाहर से भीतर की ओर चल रहे हैं। कोशिका में सबसे बाहर की ओर क्या होगा, कोशिका झिल्ली होगी, इसलिए सबसे पहले अपन कोशिका झिल्ली पढ़ रहे हैं। सबसे बाहर की ओर कोशिका झिल्ली है, इसलिए कोशिका झिल्ली अपन पहले पढ़ रहे हैं। इसमें लिखो, सिंगर और निकोलसन ने, सिंगर और निकोलसन ने, नाम लिखा है यहां पर मैंने, सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित, सिंगर और निकोलसन ने कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित तरल मोज़ेक मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। मोज़ेक का मतलब जानते हो ना, मोज़ेक किसे कहते हैं? मोज़ेक कोई बताएगा मोज़ेक किसे कहते हैं अपन? मोज़ेक बोलो बोलो, गलत बोलने से मत डरो, बोल जाओ। कैलाश को मत बता के बाकी सबको बताओ, ऊंची आवाज में सबको बताओ। मोज़ेक का मतलब होता है, जैसे टाइल्स लगी हुई होती है, आपने देखा होगा, कई टाइल्स ऐसी होती है जिसमें दाने दाने होते हैं, कई लाल कलर का बैकग्राउंड होता है, उसमें काले काले कलर के दाने दाने हो गए, तो वो मोज़ेक जैसा है। वो क्या है? मोज़ेक एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिसमें एक दूसरे के अंदर दोनों मिक्स है, काफी ऐसा मिक्स जो आकार होता है जिसको अपन मोज़ेक कहते हैं। फ्लूइड का मतलब है तरल, यानी दो तरल आपस में मिले हुए हैं। दो तरल क्या है? आपस में मिले हुए हैं। इस प्रकार का मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसने दिया था। और दो तरल कौन से हैं? प्रोटीन और लिपिड। प्रोटीन और लिपिड यहां पर मोज़ेक की तरह, कैसे हैं? मोज़ेक की तरह आपस में एक दूसरे के भीतर हमें उलझे हुए से लग रहे हैं। लिखो इसमें, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में कोशिका की सीमा बनाने वाली, कोशिका की सीमा बनाने वाली अत्यंत पतली, अत्यंत पतली ब्रैकेट में लिख लो 75 अंगस्ट्रॉम। 75 अंगस्ट्रॉम। अंगस्ट्रॉम को अपन इस तरह से लिखते हैं, जो साइंस के उनको तो पता है। 75 अंगस्ट्रॉम मोटाई की, पतली का मतलब कितनी पतली है? 75 अंगस्ट्रॉम मोटाई की। 75 अंगस्ट्रॉम मोटाई की कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। यह कोशिका झिल्ली यह कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से, रासायनिक रूप से, यह कोशिका झिल्ली रासायनिक रूप से वसा, वसा के ब्रैकेट में लिखो लिपिड, वसा। वसा किसे कहते हैं जानते हो? वसा खाने में जो भी चिकना होता है ना, वो वसा है। जिसमें भी चिकनाहट है वो वसा है ना? तो वसा, वसा के ब्रैकेट में लिख लो लिपिड। तथा प्रोटीन, तथा प्रोटीन, प्रोटीन तो सब जानते ही हो। तथा प्रोटीन से बनी होती है।
फर्स्ट इसमें हेडिंग लगा दो नंबर 1 वसा, इसमें हेडिंग सब हेडिंग लगा लो वसा, या ब्रैकेट में लिख लो लिपिड। कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में मुख्यतया फॉस्फोलिपिड, मुख्यतया फॉस्फोलिपिड लिखा हुआ है वहां पर, मुख्यतया फॉस्फोलिपिड की दोहरी लेयर होती है, दोहरी परत होती है। मुख्यतः फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है। फॉस्फोलिपिड का प्रत्येक अणु, फॉस्फोलिपिड का प्रत्येक अणु फॉस्फोलिपिड का प्रत्येक अणु एक जल स्नेही, एक जल स्नेही, जल स्नेही, एक जल स्नेही हेड या सीड्स, जल स्नेही सीड्स या हेड, HEAD हेड, तथा एक जल विरोधी, तथा एक जल विरोधी या जल विरागी, ब्रैकेट में चाहो लिख लो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब पानी, फोबिक का मतलब डर, जल विरोधी टेल से बना होता है, टेल यानी पूंछ, TAIL टेल यानी पूंछ। दोनों स्तरों के जल विरोधी भाग, के जल विरोधी भाग एक दूसरे के पास पास स्थित होते हैं। दूसरा लिख लो प्रोटीन, लिपिड के बाद दूसरा है प्रोटीन। दूसरा है प्रोटीन। इसमें लिखो कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। सतह पर पाए जाने वाले, सतह पर पाए जाने वाले परिधीय प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन, यहां लिखा है मैंने, सतह पर पाए जाने वाले परिधीय प्रोटीन, सतह पर पाए जाने वाले परिधीय प्रोटीन तथा कोशिका झिल्ली की पूरी मोटाई में, कोशिका झिल्ली की पूरी मोटाई में धसे हुए, कोशिका झिल्ली की पूरी मोटाई में धसे हुए आंतरिक प्रोटीन,
कोशिका झिल्ली की मोटाई में धसे हुए आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन, आगे लिखो आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन कुछ विशेष चैनल्स बनाते हैं, कुछ विशेष चैनल्स बनाते हैं। चैनल्स का मतलब मार्ग, चैनल्स बनाते हैं यानी मार्ग बनाते हैं, चैनल्स या मार्ग बनाते हैं, जिनमें से होकर जल विलेय पदार्थों का, जल विलेय जो जल में विलय हो जाते हैं, जल विलेय पदार्थों का जिनमें से होकर जल विलेय पदार्थों का आवागमन हो पाता है। इसको वापस समझो, अपन जो पढ़ा था उसको अपन वापस समझ रहे हैं एक बार। कोशिका झिल्ली कौन सी है? कोशिका के सबसे बाहर की ओर जो है, जैसे ये कोशिका है तो कोशिका के बाहर की ये जो है ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कितनी मोटी है ये? 75 अंगस्ट्रॉम की मोटी है। कितनी है इसकी मोटाई? अगर अपन देखें कितनी है इसकी मोटाई? 75 अंगस्ट्रॉम है। ये अंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10 की घात -10, 10 की घात -10 मीटर। आर्ट्स वाले बच्चे समझ रहे होंगे 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 का मतलब क्या है? जिनका मैथ्स से संबंध नहीं रहा है वो एक वापस समझो। देखो 100 लिखा हुआ, 100 का मतलब क्या है? जीरो कितने हैं? 2 है, 0 तो 10 की घात 2 है। इसका मतलब क्या है? 10 की घात 2 है। अगर 1000 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है? 10 की घात 3 है। अगर ये लिखा हुआ इसका मतलब क्या हो गया? 10 की घात 5, ठीक है। लेकिन माइनस लगाते हैं, माइनस का मतलब क्या है? जैसे 1/10 इसका मतलब 10 की घात -1, 1 का 10वां भाग। 1/10 का मतलब क्या हो गया? 1 का 10वां भाग। जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर का 10वां भाग कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। 10 की घात -1 का मतलब क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरह से 1/100 का मतलब क्या होगा? 1 मीटर का 100वां भाग कितना हो गया? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100, यानी 10 की घात -2 मीटर हो गया। 10 की घात -2 मीटर का मतलब कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर हो गया। समझ आ रहा होगा, है ना। इसी तरह से अगर 1 का 1000वां भाग कर लें तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर, ये जो 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह से 1 का अगर अपन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, अगर 10 लाखवां भाग करें, 1 मीटर का कितनावां भाग? 10 लाखवां भाग करें तो वो है 10 की घात -6 मीटर, यानी 1 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो? 1 मीटर का कितनावां भाग है? 10 लाखवां भाग है 1 माइक्रोमीटर। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग है 1 माइक्रोमीटर। समझ रहे हो? और 1 मीटर के अगर अपन 10 की घात -10 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? अब तो कैलकुलेशन अब आप करो भाई, है? तो इतना छोटा भाग है, इसको अपन 1 अंगस्ट्रॉम कहते हैं। इसको अपन क्या कहेंगे? 1 अंगस्ट्रॉम कहते हैं। समझ रहे हैं ना अपन? तो इसकी जो मोटाई कितनी है? 75 अंगस्ट्रॉम के बराबर है। और अंगस्ट्रॉम का मतलब कितना है? 10 की घात -10 मीटर, यानी 1 मीटर का कितना छोटा भाग हो गया ये, उतनी सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। समझ आ रहा? ये अपन कई जगह पर अपन उपयोग में लेंगे, इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया। ऐसे शब्द, ऐसे जो मेजरमेंट है कई जगह पर उपयोग में आएंगे, इसलिए अपन ने यहां पर डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ये सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन की मोटाई कितनी? 75 अंगस्ट्रॉम है। इस सेल मेम्ब्रेन को मैं मैग्नीफाई करता हूं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन को मैं मैग्नीफाई करता हूं।
इसको बड़ा करके देखते हैं, तो बड़ा करके देखते तो हमें क्या नजर आता है? सिंगर और निकोलसन ने कहा कि इसमें दो चीजें नजर आएगी आपको। कौन कौन सी दो चीजें नजर आएगी? केमिकली दो चीजें कौन कौन सी नजर आएगी? एक तो नजर आएगा लिपिड, ये लिपिड की दो लेयर नजर आएगी, और एक नजर आएगा प्रोटीन। भाई देखना है तो इसमें देखो, इसमें जो है वो अपन को समझना है, जो है वो अपन को समझना है, इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं है। इसमें अपन जैसे मैथ्स में अपन जोड़ के देखते हैं, मैथ्स में करके देखते हैं, वैसा इसमें कुछ नहीं है। इसमें सीधे सीधे फैक्ट अपन को याद ही रखना है इसमें। तो इसमें अपन ने इसको मैग्नीफाई करके देखा, इसको अपन ने माइक्रोस्कोप में ठीक से देखा, तो यहां पर दो तरह के पदार्थ नजर आए, एक तो लिपिड और दूसरा प्रोटीन। लिपिड कौन सा लिपिड है इसमें? लिपिड है फॉस्फोलिपिड। लिपिड कौन सा लिपिड है इसमें? फॉस्फोलिपिड। लिपिड के एक अणु को देखा अपन, ये लिपिड का एक अणु है। लिपिड के एक अणु में दो चीजें नजर आई हमें, दो सिरे नजर आए हमें, दो एंड नजर आए हमें। एक एंड कौन सा है? ये गोल गोल, ये हेड जैसा। ये कैसा है? ये कैसा है? जल स्नेही है। ये कैसा है? जल स्नेही का क्या मतलब हो गया? जल से इसको बहुत प्रेम है, जल के आसपास रहना पसंद करता है। किसके आसपास रहना पसंद करता है? जल के आसपास रहना पसंद करता है। जबकि ये जो दूसरा एंड है, ये दूसरा एंड कैसा है इसका? जल विरोधी। जल विरोधी का मतलब जल से दूर रहना पसंद करता है, जल के आसपास नहीं रहता, ये जल से दूर रहना पसंद करता है ना। तो देखो, इधर भी जल है, इधर भी जल है, कोशिका के भीतर भी जल है, कोशिका के बाहर भी जल है ना। तो इसलिए ये भाग तो दोनों तरफ है, जबकि ये जल विरोधी, ये बीच में जल से दूर है। देखो आप, क्योंकि जल किधर है? इधर जल है, इसलिए ये हेड इधर है। इसका हेड किधर होगा? अंदर होगा, क्योंकि इधर भी जल है। और ये सब कैसे हैं? जल से स्नेह करने वाले हैं। जबकि ये कैसे हैं? जल से विरोध करने वाले, जल से विराग करने वाले, जल से द्वेष रखने वाले हैं, इसलिए ये बीच में हो गए। समझ आया होगा? ये लिपिड के दो लेयर होती है। लिपिड की कैसी लेयर होगी? दो लेयर। ये लिपिड की एक लेयर होगी, ये लिपिड की दूसरी लेयर होगी। ठीक है? इस तरह से फॉस्फोलिपिड लगे हुए होते हैं कोशिका झिल्ली के अंदर। फॉस्फोलिपिड के अलावा दूसरे कौन सी चीज है इसमें? प्रोटीन है। दूसरी चीज कौन सी है? प्रोटीन है। सिंगर और निकोलसन ने बताया कि प्रोटीन भी इसमें दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के प्रोटीन है। कुछ प्रोटीन तो ऐसे हैं जो सतह पर लगे हुए हैं, देखो जैसे ये सतह पर लगे हुए हैं, केवल सतह पर, बाहरी सतह पर लगे हुए हैं, है ना। ये कोशिका की पहचान बनाते हैं, इनका कोई खास उपयोग नहीं है। लेकिन कुछ प्रोटीन ऐसे हैं जो इसकी पूरी मोटाई के अंदर गड़े हुए हैं। देख रहे हैं अपन, ये इसकी मोटाई, इसकी पूरी मोटाई के अंदर गड़े हुए प्रोटीन है। ये जो प्रोटीन है ये आंतरिक प्रोटीन है, और ये कौन से प्रोटीन हो गए? परिधीय प्रोटीन हो गए। परिधीय का मतलब परिधि पर है, परिधि का मतलब सतह पर है। ठीक है ना। अब ये जो आंतरिक प्रोटीन है, ये आंतरिक प्रोटीन, दो प्रोटीन, इसके बीच में रास्ता बन गया। ये रास्ता कहलाएगा चैनल्स। ये रास्ता क्या कहलाएगा? चैनल्स। ऐसे चैनल्स इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, खूब सारे ऐसे चैनल्स हैं। इन चैनल्स की सहायता से कुछ पदार्थों का आवागमन होता है। इस चैनल की सहायता से क्या होगा? कुछ पदार्थ इसके भीतर जा सकते हैं, बाहर से भीतर जा सकते हैं, भीतर से बाहर जा सकते हैं। और कौन से पदार्थ जाएंगे इन चैनल से होते हुए? जल विलेय पदार्थ जाएंगे। वसा विलेय पदार्थ के जाने की कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि ये सारी क्या? वसा ही तो है। इस वसा में से वसा विलेय पदार्थ तो आराम से पास हो सकता है, लेकिन जल विलेय इसमें से पास नहीं हो सकता। जैसा मैंने बताया आपको, तेल में पानी की बूंद डालो तो अलग नजर आएगी, वो उसके साथ घुलेगी नहीं, है ना। और पानी में तेल की बूंद भी नहीं घुलेगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से जल विलेय जो पदार्थ है इसमें से पास नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये अलग व्यवस्था है। ये चैनल्स बने हुए हैं। ये चैनल्स किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। कौन सी प्रोटीन है ये? आंतरिक प्रोटीन है। कौन सी प्रोटीन है ये? आंतरिक प्रोटीन। आंतरिक प्रोटीन से चैनल्स बन गए, इसमें से पास होके इसमें आ सकता है पदार्थ, और इसमें से बाहर जा सकता है पदार्थ। यानी सेल के बाहर से भीतर आ सकते हैं, भीतर से बाहर जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका रोल हो गया। बस यही तो स्ट्रक्चर है जो अपन को समझनी है, यही तो बात है इसमें। इसको मैग्नीफाई करके अपन यही तो देख रहे हैं। ठीक है, इसलिए यहां पर यह स्पष्ट हो रहा है कि हर कोई पदार्थ बाहर से भीतर है, भीतर से बाहर नहीं जा सकता है। क्या हर कोई पदार्थ जा सकता है? क्या क्या कोई भी पदार्थ यहां से अंदर चला जाएगा या अंदर से बाहर चला जाएगा? क्या नहीं जाएगा। कुछ ही पदार्थ इसमें से जा सकते हैं। कौन से पदार्थ? अगर बाय द वे कुछ छोटा है तो इसमें से पास हो जाएगा, अगर बाय द वे इतना बड़ा है तो पास हो जाएगा क्या इसमें से? यानी अपना भी उसकी साइज निर्धारित हो गई, हर कोई पदार्थ नहीं जा पाएगा। इसका मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को अपने भीतर से जाने देती है, कुछ पदार्थों को अपने भीतर से नहीं जाने देती है। इसका मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा गुण हो गया? सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कौन सा गुण हो गया? चयनात्मक पारगम्यता। पारगम्यता का मतलब पास होना, अंदर से बाहर या बाहर से भीतर जाना। पारगम्यता का मतलब ये हो गया, है ना, आर पार जाना, पारगम्यता है। और चयनात्मक पारगम्यता, चयनात्मक पारगम्यता का क्या मतलब हो गया? चयन करके भीतर जाने देगी, हर किसी को भीतर नहीं जाने देगी। अपन गार्ड बिठा देते हैं, गार्ड क्या करता है? गार्ड आप जाओगे तो वो आपका नाम पता लिखवाएगा, नाम पता लिखवाने के बाद में देखेगा कि वास्तव में आपको किससे मिलना है।
मिलने के बाद में उसको लगेगा कि हाँ सही आदमी है तो भीतर जाने देगा, सही आदमी नहीं है तो भीतर नहीं जाने देगा। वो ये जो गार्ड है वो ये गार्ड ये है, वो जो गार्ड है ये सेल मेम्ब्रेन गार्ड है, ये हर किसी को भीतर नहीं जाने देती है। ये चुन चुन के भीतर जाने देना और चुन चुन के भीतर नहीं जाने देना, यही चयनात्मक पारगम्यता या अर्ध चयनात्मक झिल्ली है, या अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ठीक है, अर्ध पारगम्य जो गुण है वो यही है इसका। ठीक है ना। तो अभी आपने स्ट्रक्चर लिखी है, इसके बाद में आगे एक लाइन में लिख लो, आगे लाइन में लिख लो, कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। अर्ध पारगम्य, अर्ध पारगम्य लिखूं मैं वापस, यहां लिख रहा हूं मैं, देखो, अर्ध पारगम्य सेमी परमेबल या चयनात्मक पारगम्य होती है, चयनात्मक पारगम्य होती है। अब कोशिका झिल्ली के कार्य लिख लो, ये 3 कोशिका झिल्ली के कार्य लिख लो। कोशिका झिल्ली के कार्य में पहले तो कोशिका को एक आकार प्रदान करती है, दूसरी अन्य कोशिकाओं से विभेदित करती है या अन्य कोशिकाओं से अलग करती है, फिर कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन झिल्ली से होकर होता है या झिल्ली द्वारा होता है। ठीक है, ये सब कुछ कोशिका झिल्ली के बारे में था। कुछ अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, कुछ भी अगर डाउट है तो पूछो इसमें। है बेटा, विभेद का मतलब देखो, जैसे एक कोशिका ये है, एक कोशिका यहां पर है और एक कोशिका यहां पर है। अब ये कोशिका इस कोशिका से अलग कैसे? सेल मेम्ब्रेन की वजह से तो अलग हो रही है, सेल मेम्ब्रेन की वजह से तो अलग हो रही है। अगर बाय द वे सेल मेम्ब्रेन नहीं होती बीच में तो एक कोशिका दूसरी कोशिका से अलग नहीं हो पाती ना, है ना। कहाँ कोशिका खत्म हो रही है, कहाँ कोशिका दूसरी शुरू हो रही है, सेल मेम्ब्रेन से डिसाइड हो रहा है। तो विभेदन जो है वो इसी से हो पाएगा। विभेदन का मतलब डिफरेंशिएशन के, कहाँ कोशिका खत्म हो रही है, कहाँ कोशिका शुरू हो रही है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। वॉल का मतलब दीवार, वॉल का मतलब कठोर दीवार जिसके आर पार कुछ भी नहीं जावे।
डायग्राम बनाना है तो थोड़ा आप आराम से बना लो पहले डायग्राम। हाँ बना लो पहले डायग्राम, आराम से बना लो। बहुत लंबा टाइम हो गया है, 10वीं में आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी, उसके बाद वापस बायोलॉजी नहीं पढ़ी होगी ना, तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन बहुत जल्दी पकड़ लोगे, पक्का पकड़ लोगे। एक्टिवली आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बाकी सब हो जाएगा। साइंस में शब्द ही है, साइंस में टर्म्स ही है, साइंस में ये वोकैबुलरी ही है। इसको अगर आपने हर शब्द को समझ लिया तो साइंस समझ में आ जाएगी, बायोलॉजी समझ में आ जाएगी। जैसे शब्द अगर नहीं समझ में आता तो जरूर पूछो, कहीं पर भी कोई भी अड़चन है तो जरूर पूछो। बस अगर आप पूछोगे तो अपने आप सब कुछ मैं बताऊंगा भी और पूरा सब समझ में आएगा। अभी केवल स्टार्टिंग है, अगर अभी आप हिचकोगे तो और आगे और भारी भारी शब्द आएंगे, तो फिर कैसे करोगे? इसलिए हिचको मत, आप तो पूछो। बना लिया है? आरएस के सिलेबस की सबसे बड़ी परेशानी है, तो सबसे बड़ी अच्छी बात भी यही है, डाइवर्स सब्जेक्ट, बहुत अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट इसमें अपन पढ़ते हैं। परेशानी है क्यों पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कर लेते हो, तो छोटे छोटे एग्जाम जो भी है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाते हैं। बहुत डिटेल में हर चीज़ पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। फिर बहुत छोटे एग्जाम जो है, सीईटी के, एलडीसी के वगैरह एग्जाम में थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएंगे।